इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हैरान कुन आदाद-ओ-शुमार के साथ पाकिस्तान में करप्शन की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल गवाही आई है। 186 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन $20 बिलियन यानी 55,000 बिलियन रुपए से ज़्यादा रकम करप्शन की नज़र हो जाता है। जो हाई टैक्स रेट्स पाकिस्तान में है, ये ही सबसे बड़ी वजह है टैक्स चोरी की या करप्शन की। आईएमएफ ने अपना कोई डायग्नोस्टिक एनालिसिस नहीं किया है कि उनकी जो इंटरवेंशंस थी इनटू द पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू टैक्स एटलीस्ट, उस पॉलिसी इंटरवेंशंस का क्या इफेक्ट हुआ है इन द ओवरऑल लेवल ऑफ द करप्शन दे हैव हाइलाइटेड। करप्शन और मिसमैनेजमेंट अगर ये फिक्स हो जाए तो 6-6.5% हमारी जीडीपी बढ़ सकती है। पाकिस्तान की तो किस्मत बदल सकती है। जो एक नेटवर्क है पाकिस्तान में टैक्स के अंदर करप्शन को प्रमोट करता है, वो नेटवर्क हम एफबीआर के ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा कह रहे हैं, बट आउटसाइड दी एफबीआर ऑफिसर्स टैक्स कंसल्टेंसी के प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस पूरे करप्शन को एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। पाकिस्तान में करप्शन का ये आलम है कि मुल्क की जो मजमूई कौमी पैदावार है, जीडीपी ग्रोथ जो हमारी 6.5% बढ़ सकती है, वो उसको खा जाती है। यानी आधे मुल्क को सिर्फ करप्शन ही खा जाती है। जो हमारे यहाँ पे एक जो रिवाज है वो ये है कि कमेटीज बनाएं और उसकी रिपोर्ट आएगी, 2 महीने बाद फिर इस कमेटी के ऊपर बहस होगी, फिर वो 3 महीने के बाद कोई और चीज आ जाएगी, फिर 6 महीने बाद कोई और चीज आ जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें जो हैं रिटर्न ऑन द वॉल हैं, हमारे इश्यूज क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की जरूरत है, ना मैकेंजी की जरूरत है, ना आईएमएफ की रिपोर्ट की जरूरत है। आईएमएफ ने भी ये सवाल जो है ये नहीं उठाया है कि एनएफसी अवार्ड जिसके जरिए सूबे मालामाल और फेडरेशन पहले दिन कंगाल हो जाती है, वो खर्च कैसे हुआ है। चंडीगढ़ रोड पे 6 बड़े बैंक के हेड ऑफिस हैं और हर बैंक का जो 1 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है उससे चंडीगढ़ रोड जबरदस्त बन सकती है। मगर आप चंडीगढ़ रोड पे पैदल चल के बता दें आपको ठोकरें लगेंगी और आधे से ज्यादा गटर के ढकने नहीं लगे हुए होंगे। तो ये तो हाल है हमारी पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट का। हम 25 करोड़ पाकिस्तानी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क की माशी इंस्टेबिलिटी, माशी बदहाली, बीमारियों की जड़ सिर्फ करप्शन है। सब पाकिस्तानी तो ये बखूबी जानते हैं कि हर रोज़ हमें किसी न किसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत या सिफारिश का सामना रहता है और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब पाकिस्तानियों को कौमी ख़जाने में फ्रॉड, घपलों और गबन के स्कैंडल्स की खबरें सुनने को ना मिलें। तशवीशनाक बात यह है कि अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से भी हैरान कुन आदाद-ओ-शुमार के साथ पाकिस्तान में करप्शन की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल गवाही आई है। इसमें बज़ाहिर ये बताया गया है कि पाकिस्तान में सियासी और सरकारी अशराफिया यानी एलिट क्लास सालाना तकरीबन $20 बिलियन यानी 55,000 बिलियन रुपए से ज़्यादा रकम करप्शन मिसमैनेजमेंट की शक्ल में खा जाती है। आपको इस इंकशाफ पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सच है कि आईएमएफ की 186 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की तकरीबन $400 बिलियन की सालाना जीडीपी का 5 से 6.5%, 5% से 6.5% हर साल करप्शन की नज़र हो जाता है। आईएमएफ की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के उन्वान से जारी करदा इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस के फेलियर्स को खुलकर उजागर किया है और 15 पॉइंट्स रिफॉर्म्स एजेंडा फ़ौरन शुरू करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान को बचाना है, करप्शन से फारिग करना है, तो ये 15 नुकात हैं जिन पे अमल करना होगा। और आईएमएफ ने न सिर्फ मर्ज़ की डायग्नोस की है बल्कि उसका इलाज भी तहरीर किया है। आईएमएफ रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 सालों में नैब ने करप्शन के जरिए लूटे गए 5,300 अरब रुपयों और एसेट्स की रिकवरी की, जो पाकिस्तान की इकॉनमी में करप्शन के असल बर्डन का एक मामूली सा हिस्सा है। आईएमएफ ने करार दिया कि इसके पास करप्शन को दुरुस्त अंदाज में नापने का कोई पैमाना नहीं, लेकिन ये 5,300 अरब रुपए की रिकवरी पाकिस्तान में करप्शन की शिद्दत को बेनकाब करती है। और नैब ने ये कब कैसे किया, कितना वसी किया, कितना नहीं किया, ये हम सब जानते हैं। आईएमएफ की इस रिपोर्ट की इजरा की टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि अगले महीने आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.2 बिलियन की किस्त की मंजूरी देगा। इसलिए बाज़ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस रिपोर्ट को आईएमएफ प्रोग्राम की कंटिन्यूटी की शराइत के तौर पर भी देख रहे हैं। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी इदारों में ट्रांसपेरेंसी का क्राइसिस न सिर्फ गहरा है बल्कि करप्शन ने एक ऑर्गेनाइज शक्ल इख्तियार कर ली है। करप्शन का मसला किसी एक महकमे तक नहीं है बल्कि पूरा हुकूमती ढांचा
पूरा स्टेट स्ट्रक्चर इसकी गिरफ्त में आ चुका है। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोक्योरमेंट सेक्टर में सूरत हाल हद दर्जे खराब है। मालियाती फैसले, फाइनेंशियल डिसीजंस पर सियासी इन्फ्लुएंस बहुत हावी है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के पास पब्लिक फंड्स के इस्तेमाल में हद से ज़्यादा डिस्क्रेशनरी पावर या सवाबदीदी इख्तियारात हैं, जिसके बायस मंजूर शुदा बजट और असल एक्सपेंडिचर्स के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। IMF ने पब्लिक सर्वेंट्स गोया तमाम आला सरकारी ऑफिस की डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स यानी असासे जाहिर करने को लाजमी करार दिया है। उन्होंने कहा या पब्लिक को पता होना चाहिए कि किस सरकारी अफसर के पास कितने असासे हैं या उसके ख़ानदान के लोगों के पास क्या असासे हैं। जैसे कि पहले ऐसा होता था और मगर ये रोक दिया गया, ये पहले मामूल का अमल था। IMF रिपोर्ट में पार्लियामेंटेरियन की टैक्स डायरेक्टरी के इजरा की भी सिफारिश की गई है, जो FBR ने कई सालों से जारी करना छोड़ दिया। आपके इल्म में होगा, आपसे कुछ साल पहले तक FBR बाकायदा पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स की या जो टैक्स उन्होंने दिया है उसकी डायरेक्टरी शाया करती थी, हर पाकिस्तानी उसको पढ़ता था। ख्याल रहे कि आखिरी बार 2019 में पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से टैक्स अदायगी का डेटा मंजर आम पे आया था। ये हो गई है 6 साल, उसके बाद से नहीं आया। क्यों नहीं आया? पार्लियामेंट का कोई आदमी ना ये सवाल पूछता है, ना पार्लियामेंट में इसका जवाब मिलता है। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 98 लाख रुपीज़ टैक्स, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 82 लाख रुपए टैक्स और जरदारी साहब ने 22 लाख रुपीज़ टैक्स और बिलावल भुट्टो ने 5,35,000 रुपये एनुअल टैक्स जमा कराया था। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने सिर्फ 2,000 रुपये इनकम टैक्स दिया था। हुक्मरानों की टैक्स अदायगी की जब ये तफसीलात सामने आई थी तो आवाम पर एक सख्ता सा तारी हो गया था। हैरानगी की कैफियत थी जो कि हर तरफ नजर आ रही थी। शायद इसीलिए FBR ने उसके बाद सालाना डायरेक्टरी का इजरा ही बंद कर दिया। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की टैक्स टू GDP में कमी का एक बड़ा सबब टैक्स सिस्टम पर पॉलिटिकल प्रेशर, FBR में करप्शन, प्रोफेशनल कैपेसिटी में कमी, महदूद टैक्स नेट और वसी टैक्स रेट की वजह से टैक्स सिस्टम पर अवाम का अदम एतमाद है। IMF की रिपोर्ट में चंद बाअसर सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी रियायत खत्म करने का भी मुतालबा किया गया है। IMF ने यह सवाल भी उठा दिया है कि जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले से मौजूद था तो SIFC को अलहदा से क्यों बनाया गया। IMF ने तजवीज़ दी कि SIFC को अपनी फैसला साजी यानी कि अपने अप्रूवल ऑफ प्रिविलेजेस और परफॉर्मेंस के बारे में एक एनुअल रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और उसे पब्लिक होना चाहिए। IMF ने रेगुलेटरी इदारों को मौसर बनाने के साथ तजवीज़ किया है कि 12 महीनों में तमाम सरकारी खरीदारियों के लिए गवर्नेंस प्रोक्योरमेंट को यकीन बनाया जाए। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जहाँ पर गवर्नेंस प्रोक्योरमेंट यानी कि साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट, डिजिटल अंदाज में खरीद फरोख्त सरकारी वो नहीं होती, और सिंध में जो होता है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल IMF की इस 186 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट में IMF ने सिर्फ गवर्नेंस के नकाइस, कमजोरियों और वीकनेसेस की अक्कासी नहीं की है, उसको नहीं रिफ्लेक्ट किया, बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से इकनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ का भी अहाता किया है कि अगर इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। IMF ने प्रपोज किया है कि अगर पाकिस्तान ने गवर्नेंस में लार्ज स्केल रिफॉर्म्स का आगाज़ किया, चीज़ों को ठीक करना शुरू किया, तो अगले 5 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या GDP ग्रोथ को 6.5% तक बढ़ाया जा सकता है। समझिए पाकिस्तान में वारे न्यारे हो जाएंगे, पाकिस्तान की मईशत ज़बरदस्त तरीके से चल पड़ेगी। सिर्फ पाकिस्तान में इस करप्शन को और इस नाअहली को ख़त्म कर दिया जाए, ये सब कुछ अगले चंद सालों में हो सकता है। लेकिन IMF के मुताबिक इसके लिए रियासत पाकिस्तान को एक बहुत ही वायबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन फ्रेमवर्क बनाना होगा। आज IMF की रिपोर्ट है, एक तहलका खेज रिपोर्ट है हुकूमत के लिए, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए, जिसका दावा है कि उसने पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली को इंट्रोड्यूस किया है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब आसिफ हारून, पाकिस्तान के मुस्तनद टैक्स एक्सपर्ट हैं, पार्टनर भी हैं AF फर्गुसन एंड कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हारून साहब, आपने भी ये रिपोर्ट देखी। तमाम पाकिस्तान आज इसमें इस हवाले से बात कर रहा है। इसके ओवरऑल जो इसके कंटेंट है, जो इसमें चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, जो इसके रिज़ल्ट्स हैं, जो इसकी कंक्लूजन्स हैं, इसको आप अगर इसको एक जिस्ट दें हमें, कितना आप इससे एग्री करते हैं और कितनी ये बात जो है इसमें जो है एक्यूरेसी है। जी थैंक यू कामरान साहब। मैंने देखी ये रिपोर्ट पूरी, और इसमें जो रेवेन्यू साइड की जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, मेरे लिए कोई इसमें सरप्राइजिंग बात नहीं है फ्रैंकली, फॉर द रीज़न दैट के जो इसमें इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, सिर्फ ये IMF की रिपोर्ट है तो उसकी क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी आई थिंक अहमियत है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसके अंदर इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं वो आई थिंक के इतने कोई नए नहीं है हमारे लिए। एज अ टैक्स एक्सपर्ट हमारे लिए कोई सरप्राइजेस नहीं है। इस जो इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं इस पे ऑलरेडी बहुत हमने और बहुत सारे और प्रोफेशनल्स ने काम किया हुआ है, और गवर्नमेंट की बेतहाशा
हमने कमेटीज़ के अंदर ये इश्यूज को हाईलाइट किया हुआ है। एनीवेज, जो इसमें ओवरऑल जिसकी बात की है, इसमें आईएमएफ ने जो इन इश्यूज का अहाता किया है, इसको अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसमें आईएमएफ ने जो टैक्स पॉलिसी ऑफिस के जो बातें की हैं या टैक्स पॉलिसी के हवाले से जो करप्शन रिलेटेड एस्पेक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश की। सबसे इम्पोर्टेंट तो देखें, इन्होंने ये हाईलाइट नहीं किया कि जो हाई टैक्स रेट्स हमारे पास पाकिस्तान में हैं, ये ही सबसे बड़ी वजह है टैक्स चोरी की या करप्शन की। और दैट प्रोवाइड्स द रीज़न दैट के लोग जो हैं वो क्यों चोरी करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आईएमएफ को खुद, चूंकि ये 2 साल की रिपोर्ट है, 23 की भी और 24 की भी, जी। और आई थिंक दैट के ड्यूरिंग दैट पीरियड हम आईएमएफ के अंदर भी थे। तो इसमें आईएमएफ ने अपना कोई डायग्नोस्टिक एनालिसिस नहीं किया है कि उनकी जो इंटरवेंशंस थी इनटू द पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू टैक्स एटलीस्ट, उस पॉलिसी इंटरवेंशंस का क्या इफेक्ट हुआ है इन दी ओवरऑल लेवल ऑफ द करप्शन दे हैव हाइलाइटेड। तो ये एक बड़ा मेरे लिए तशवीशनाक बात है कि इनका जो रिपोर्ट है, ऑल्दो उन्होंने इश्यूज पर्टिनेंट इश्यूज हाईलाइट किए हैं, बट आई थिंक कि जो इन्होंने अपनी थोड़ी सी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करने की ज़रूरत थी, और वो डायग्नोस्टिक एनालिसिस इनका बड़ा वीक है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। बहरहाल जो इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं गोया वो बड़े कि लाजमी हैं। सबसे इसमें बेसिक बात तो ये है कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी पाकिस्तानी को चौंका दे। ये मतलब आप जैसे लोग जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स को डे इन डे आउट उसका जायज़ा लेते, एग्जामिन कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तानी जो इस मामले में डील कर रहा होता है, वो पाकिस्तानी जो किसी सरकारी अफसर के साथ डील करता है, वो पाकिस्तानी जो एफबीआर के साथ डील करता है, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में कारोबार करता है, तो उसके लिए तो इसमें कोई नई मालूमात नहीं है, उसके लिए तो कोई मालूमात नहीं है। लेकिन और इसके साथ ही भाई इसकी जो इन्होंने ये जो इनका अंदाज़ा है कि ये इतना मैसिव है लीकेज जो पाकिस्तान के सिस्टम्स का है, ये इतना मैसिव है, इतना बड़ा लीकेज है कि इससे पाकिस्तान अगर ये फिक्स हो जाए तो 6-6.5% हमारी जीडीपी बढ़ सकती है। यहाँ से चलें, यहाँ से नहीं, हो ही जाए 6.5-7%, तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल सकती है। मतलब इसकी इतनी बड़ी कॉस्ट है जो हम करप्शन और मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की हम पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बट आई थिंक दैट के देखें, अब इसमें एक तो 2 तरीके हैं इस रिपोर्ट को देखने के या इस रिपोर्ट को लिखने के। एक तो ये था कि हम एक क्या कहते हैं, एक एनालिसिस किया इस रिपोर्ट के अंदर के ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब जो सॉल्यूशंस इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, मेरे नज़दीक वो सॉल्यूशंस रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो के, आई थिंक दैट कि इन्होंने ऊपर ऊपर तो चीज़ें देखी हैं और सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, बट आई थिंक दैट कि चूंकि इनकी ग्राउंड लेवल पे इनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैक्स लॉस बहुत वीक है। तो एज अ रिजल्ट जो इनकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो कॉन्क्रीट नहीं है, बड़ी बड़ी मतलब उसमें है बड़ी ग्लोबलाइज किस्म की कोई पॉलिसीज जो इनकी रिकमेंडेशंस हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, अब टॉपिक चूंकि है कि करप्शन है पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में, उसमें पॉलिसी साइड पे भी करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे भी करप्शन है, लीगल साइड पे भी करप्शन है, और जो चौथा बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है कि जो एक नेटवर्क है पाकिस्तान में जो काम करता है टैक्स के अंदर, करप्शन को प्रोन करता है, करप्शन को प्रमोट करता है, वो नेटवर्क है। हम एफबीआर के ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, बट आउटसाइड द एफबीआर ऑफिसर्स, एक्स एफबीआर के ऑफिसर्स हैं, हमारे जो प्रोफेशन के अंदर, टैक्स कंसल्टेंसी के प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस पूरे करप्शन को, इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं इस इशू को देखने के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पॉलिसी साइड की, जिसमें इन्होंने कहा है कि वो भी जनरेट कर रहा है, जिसमें एसआरओ कल्चर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फॉर एग्जांपल इनको सबसे इंपॉर्टेंट करप्शन का जो एरिया है, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द एफबीआर अथॉरिटीज़, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे सेल्स टैक्स की बात करें, चाहे कस्टम्स की बात करें, चाहे फेडरल एक्साइज की बात करें, बेतहाशा ऐसे एरियाज हैं जो इनको एड्रेस किया जा सकता है विदाउट एनी रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि जैसे बहुत बार हमने कहा कि आप 122(5)(a) के अंदर आप इस लॉ को अमेंड करें और इसमें आप ये करें कि जहां एरोनियसनेस जो प्रूव हो जाए हाई कोर्ट लेवल पे, जहाँ पे हाई कोर्ट में डिसीजंस एफबीआर के हक में, वहाँ आपको 122(5)(a) करना है। इसके अलावा एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स हैं, रिफंड्स हैं, बेतहाशा ऐसे एरियाज हैं जब बिला वजह की हमने
पर्पसफुली लॉ के अंदर ऐसे एरियाज रखे हैं जहां ऑफिसर डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगा, प्रोसेस को रोकेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकेगा, और एज अ रिजल्ट वहाँ करप्शन होगी। तो वो बड़े आइडेंटिफाइड चीज़ें हैं, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने पिछले 2-3 साल से, मैं खुद कुछ कमेटीज में रहा, हमने बहुत बार ऐसी एरियाज आइडेंटिफाई की जिसको बहुत आसानी से एड्रेस किया जा सकता है, जिससे करप्शन का लेवल कम हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, और इस रिपोर्ट में भी वो चीज़ें मिसिंग है जो रीजंस फॉर करप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर हम एडवांस टैक्स की बात करते हैं, अब एडवांस टैक्स में इन्होंने एक लॉ रखा हुआ है कि कमिश्नर चाहे तो आपका टर्नओवर और आपका एस्टीमेट रिजेक्ट कर देगा, और दैट्स इट, और फौरी तौर पे रिकवरी कर लेगा। अब ये लॉ 2 साल पहले लाया गया, आईएमएफ की निगरानी में लाया गया है। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, सिर्फ इससे करप्शन ही प्रमोट होगी और कुछ नहीं होगा। एग्जामिशन सर्टिफिकेट्स के हवाले से हमने बड़ी सिंपल इंटरवेंशंस हमने बताई थी कि आप एग्जामिशन सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है उसके अंदर डिस्क्रिशन खत्म करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक एडवांस टैक्स साल का दे देता है, उसका ऑटोमेटिक एग्जामिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनपीओस के अंदर इन बेइंतहा करप्शन के मसाइल हैं कि एनपीओस के हवाले से जो 236 के अप्रूवल्स हैं, इस तरीके से सेस टेस्ट के बहुत सारे जो सस्पेंशन के प्रोसेसेस हैं, बेतहाशा ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप ये पॉलिसी तो इंटरवेंशन के थ्रू। आसिफ भाई, ये तो हो गए टैक्स के मामलात, एफबीआर के मामलात, मोस्ट प्रोनाउंस मोस्ट नोन, सबको पता है ये वाले मामलात हो गए। अब बाद मामलात जो हैं, ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं, उसकी भी बात है। और जिसमें कि उन्होंने ख़ास तौर पे बहुत हाईलाइट किया है कि ये जो खर्चे हैं पाकिस्तान में, ख़रीदो फ़रोख्त जो है, ये ई प्रोक्योरमेंट तो सारी दुनिया में हो रही है, हर मुल्क में हो रही है। डिजिटल तरीके से जो है वो निज़ाम चल रहा है, प्रोक्योरमेंट का, सेल्स का, ये तमाम चीज़ें सरकारी जो हैं, ये तमाम डिजिटल निज़ाम के तहत ये सारी चीज़ें चलती हैं। रिटेल सेक्टर है, आरती सेक्टर है, होल सेल सेक्टर है। इसकी इस यहाँ की तमाम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उनको डिजिटल स्फेयर में लाना, उनको डॉक्यूमेंट करना, ये चीज़ें तो मतलब सारी दुनिया में हो चुकी हैं, अभी हमारे यहाँ होनी बाकी है। इसके लिए आईएमएफ भी जो कह रहा है कि 6.5% आपकी ग्रोथ हो जाएगी अगर हम इसको ठीक कर लेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि अब तक नहीं हुआ है, तो एक बहुत बड़ी पावरफुल हमारी जो लॉबी है वो इसको नहीं होने दे रही ना। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, मैं बड़ी बेसिक बात करूंगा। अब जैसे अभी जिस तरह आपने कहा डिजिटलाइजेशन की बात करी, ये सब चीज़ें की हमने, मगर अभी तो आप ये देखें कि बिहार के पास जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बाय लॉ उनके पास आनी चाहिए, वो कुछ आ भी रही है, कुछ नहीं भी आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर्टी का जो डेटा है सारा, इन सेक्शन 175A में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने हर मतलब कोई भी अगर उसमें अलॉटमेंट हो रही है, कोई भी परचेजिंग हो रही है, वो सारा रियल टाइम रिपोर्टिंग करनी है। अब बताएं कि ये कहाँ खड़ा हुआ है, इस आईएमएफ रिपोर्ट ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो बैंक अकाउंट्स का डेटा है, वो रियल टाइम पे एफबीआर को रिपोर्ट हो रहा है। अब वी ऑल नो दैट कि दो तरह की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। एक वो है जो प्योर हार्ड कैश इकोनॉमी है, एक वो इकोनॉमी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है बट बैंकिंग सेक्टर में भी चल रही है। इसका कोई आईएमएफ को बिल्कुल जायजा लेना चाहिए था। और सबसे एक और एरिया जो प्रोविंशियल टैक्सेशन का निज़ाम है, इसके अंदर भी बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। हमने ये एरियाज आइडेंटिफाई, जैसे एग्रीकल्चर टैक्स सेक्टर है, उसके अंदर हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें आइडेंटिफाई की कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो टैक्स आना है, आज 5 अरब रुपए आ रहा है, अगले साल का 15 अरब है, वो भी नहीं आएगा। जो कि इसमें पोटेंशियल है कम से कम 200 से 300 अरब रुपए टैक्सेशन का। और उसके लिए बहुत आसान तरीके हैं कि ये प्रोविंशियल टैक्सेस की जो रेवेन्यू कलेक्शन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। वो हमारी रिकमेंडेशन लिखी हुई हैं बहुत सारी जगहों पे, मगर इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। इसी लेकिन तरीके से जो बिग लेकिन हमारे सिस्टम में ही आसिफ भाई किसी तरह से ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश नहीं है। हम काउंटर ट्रांसपेरेंसी हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपनी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें। हमारी रियासत नहीं चाहती। हम सब जानते हैं कि पहले पार्लियामेंटेरियंस के जो रिटर्न्स होते थे, जो वो इलेक्शन कमीशन में अपने एसेट्स डिक्लेयर करते थे, उसकी एक डायरेक्टरी छपती थी कि हर पाकिस्तानी को हक़ है कि उसके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उसकी पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, वो उनके क्या एसेट्स हैं, उन्होंने क्या डिक्लेरेशन की है, ये एक चीज़ होती थी। और फिर
2019 के बाद इसको बाकायदा बंद कर दिया गया। ना पार्लियामेंट में किसी ने इसका सवाल पूछा, ना पार्लियामेंट ने इसका जवाब दिया। और ये जो एक्सेस थी पाकिस्तानियों को अपने पार्लियामेंटेरियंस तक कि भाई कि इनके क्या एसेट्स हैं, वो बंद कर दी गई है, वो नहीं है। पब्लिक जो सर्विस में लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो जो अपने एसेट डिक्लेयर करते थे उस तक भी एक्सेस होनी थी, वो नहीं होती। अब IMF ने कहा है कि भाई ये तो आप पब्लिक को तो बताएं कि उनका जो टैक्स की तनख्वाह जो उनके पैसों के टैक्स से तनख्वाह लेता है, वो उसके क्या एसेट्स है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी फैमिली की क्या पोजीशन है। तो वो हमने तो ये सारी चीज़ें सफाई कर दी है ना। हमने तो जो होता था आज से 4-5 साल पहले वो भी कर दिए, टू एग्जिबिट एंड टू कंफर्म कि हमें ये ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। और हमारा जो चाहे वो पार्लियामेंट है या जो हमारा जो पब्लिक सर्वेंट है, वो इसमें शरीक नहीं होगा इस पूरी कैंपेन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए कि देखें जो टैक्स पे ना करने की जो कल्चर या माइंडसेट है सोसाइटी में, इसमें सबसे बड़ा रीजन एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। और ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट ही यहाँ से होता है कि जो टैक्स पेयर्स है उनका उनकी उनका उनको जो ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती पूरे सिस्टम में कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, जो आपकी सरकारी इदारे हैं या जो गवर्नमेंट प्रेजेंट है, वो उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं या उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो उन सारी उनकी उनके क्या असास है। बिल्कुल आप ठीक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट मैं इससे आगे की भी बात करूंगा कि आई थिंक कि हमें जो टैक्स के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी की जो इंफॉर्मेशन के कुछ, जैसे हमने हाई टैक्स पेयर्स की हमने बात की थी, तो सोसाइटी में ये कल्चर डेफिनेटली आना चाहिए कि कौन बंदा किस तरीके से उसका वे ऑफ स्टाइल ऑफ लिविंग है, वो उनके बच्चों की शादियां किधर हो रही हैं, उनके खर्चे किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उनके घर किस तरह के हैं, और वो टैक्स कितना पे कर रहा है। तो ये सोसाइटी में कल्चर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ डिटरेंस का हमें प्रमोट करना पड़ेगा। और ये स्टार्ट होगा यहीं से, जो जो सरकारी इदारे हैं या सरकारी ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट एट लार्ज है, उनको अपने आप को अपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो जो इसमें जो मुझे IMF की रिपोर्ट के अंदर जिस तरह आपने कहा कि हमारी 18वीं तरमीम में डेलीगेशन हुई, एक्सपेंसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और जिस रफ्तार से हमारी रेवेन्यू बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़ रहे, उसका भी एक, क्योंकि IMF के पास एक इंफॉर्मेशन है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन सारी सरकारी इदारे देते हैं, तो वो उनको एक वो भी एनालिसिस करना चाहिए था कि जो एक्सपेंसेस वर्सेस रेवेन्यू का जो रेशियो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो क्यों खराब हो रहा है, और उसमें किन किन मिनिस्ट्रीज और किन किन एरियाज के अंदर वो एक्सपेंसेस टू द रेवेन्यू रेशियो हमारा क्यों खराब हो रहा है। हमारी जो पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेट ऑफ रिटर्न क्यों खराब हो रहा है। हम जितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं ऑन दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है गवर्नमेंट को। क्या वो खर्चे जो हो रहे हैं, जिन कर्जों से वो खर्चे हो रहे हैं, क्या वो कर्जे पे बैक करने की उन खर्चों में सलाहियत है कि नहीं है। तो ये लेकिन डायग्नोस्टिक्स। आसिफ भाई, यहाँ तो कोई अकाउंटेबिलिटी नाम का नहीं है। और IMF की इस रिपोर्ट में मैंने भी चेक किया कि शायद इसका जिक्र हो, पाकिस्तान में कोई प्रोविंस जो है वो उसको 57.5% अब NFC अवार्ड के तहत उसको उसका हिस्सा मिल जाता है। अब विफाक पहले दिन कंगाल हो जाता है, प्रोविंसेस माला माल हो जाते हैं, मगर कोई ये नहीं पूछता है कि ये जो आपको NFC के तहत अवार्ड हुए, जो पैसे मिले, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसका ऑडिट क्या है, किस अंदाज से ये खर्च हुए, क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। आवाम को तो कोई जवाब देता नहीं है। IMF ने भी ये सवाल जो है ये नहीं उठाया है कि ये जो NFC अवार्ड जो जिसके ज़रिए सूबे मालामाल और फेडरेशन पहले दिन कंगाल हो जाती है, वो खर्च कैसे हुआ है। सिंध में आके कोई बताए, पंजाब में बताए, बलूचिस्तान में, KP में बताए कि ये जो लाखों अरब रुपए जो हैं पिछले 5-7 साल के अंदर आए हैं, ये किस जगह पे खर्च हुए हैं। हम तो यहाँ देखते हैं कि कराची शहर में ना सड़क है, ना पानी है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई सफाई है, ना कोई चीज़ नहीं। तो कोई ना IMF पूछती है, ना पब्लिक पूछती है, और ना रियासत पूछती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे हमारा दफ्तर इस वक्त चुंदीगढ़ रोड पे 6 बड़े बैंक के हेड ऑफिस हैं, जी और हर बैंक का जो एक महीने की जो इंस्टॉलमेंट है उससे चुंडीगढ़ रोड जबरदस्त बन सकती है। आप मगर आप चुंडीगढ़ रोड पे पैदल चल के बता दें, आपको ठोकरें लगेंगी और आधे से ज्यादा गटर के ढकने नहीं लगे हुए होंगे। तो ये तो हाल है हमारी पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट का। तो मतलब बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये सब चीजें देखने की जरूरत है कि एक्सपेंस हम जितना भी हाई, इतना 60% 60% टैक्स रेट है
अफेक्टिव टैक्स रेट पाकिस्तान के अंदर, इस 60% टैक्स रेट में आप मुझे बता दें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। आप हमने अभी एक जगह एनालिसिस करके गवर्नमेंट को बताया है हमने कि जो कंपेरेबल कंट्रीज तो चले दूर की बात है, जो डेवलप कंट्रीज जिसको हम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हाईएस्ट टैक्स रेट उनके यहाँ है, जी। उनसे भी हम बहुत आगे निकल गए। तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है हमें। जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमें अप्रोच करते हैं, वो रिपोर्ट हमारी टैक्स एनालिसिस की देख के वो वापस ही नहीं आते। वो कहते नहीं यार यहाँ तो मतलब बारे भी नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। एकदम सरप्राइजेस इन दी टैक्स पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर द इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक दैट के ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, बट आईएमएफ की रिपोर्ट को एक्चुअली हमें इसको जेल करना पड़ेगा विद द सम ग्राउंड रियलिटीज which are missing in this report, and then we have to develop an action plan। एन एक्शन प्लान बिल्कुल टाइमलाइंस के साथ, आइडेंटिफाइड गोल्स के साथ एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। जिस तरह लास्ट आपने बात की प्रोविंसेस की, और प्रोविंसेस का जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ने पूछा कि WWF और WPPF का जो पैसा प्रोविंसेस आज कलेक्ट कर रहे हैं या इवन FBR भी कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्पेंडिंग रिपोर्ट किसी जगह पब्लिश हुई है कि उससे कितने घर बने, उससे क्या बना? 7% कंपोनेंट है। आज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है टैक्स दे रही है तकरीबन मिला के, डिविडेंड मिला के 55-60%। फिर इसमें आप WWF और WPPF 7% है। 7% का कोई हिसाब है? कितना कहाँ खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ, किस वर्कर की किसकी कॉलोनी बनी, क्या हुआ? तो ये चीज़ें सारी हैं जो कि टैक्स पेयर जब ये देखता है कि इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो फिर इतने हाई टैक्स रेट में चोरी बारे में आ जाती है। कोई चीज़ सामने आती है आसिफ भाई कि ये तो आ गया, आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई और इसमें गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट उन्होंने कर दिया, 186 पेजेस की रिपोर्ट कर दी। ये तो आईएमएफ ने हमारे लिए कर दी। इसके अलावा भी हमारे यहाँ तो बहुत काम हुआ ना। वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ी रिपोर्ट पूरे हमारे रेवेन्यू सिस्टम को देखा है। फिर अभी हमने हायर किया मैकिन्जी को, उन्होंने हमारे पूरे सिस्टम को देखा है। उनके पास तो बिल्कुल हार्ड कोर डेटा भी आया, उन्होंने हैंड्स ऑन ये तमाम चीज़ें देखी। उसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह हमने देखी हैं जिसमें कि इस किस्म की बात हो कि पाकिस्तान में चोरी चकारी करप्शन का ये आलम है कि मुल्क की जो मजमूई कौमी पैदावार है, GDP ग्रोथ जो हमारी 6.5% बढ़ सकती है, वो उसको खा जाती है। यानी आधे मुल्क को सिर्फ करप्शन ही खा जाती है। तो ये जो मैकिन्जी और वर्ल्ड बैंक वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, ये इसी से वो भी कंसिस्टेंट है, इसी तरह से जैसे जो IMF कह रहा है। जी बिल्कुल, मैंने मैकेंजी की रिपोर्ट भी देखी थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो रिपोर्टें हैं, खासतौर पे मैकेंजी की भी मैंने देखी, मतलब दीज आर ऑल बेसिकली टाइम गेनिंग एफर्ट्स उफ। टू डेफर एंड डिले द प्रॉब्लम्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। आप उसकी मैकेंजी की रिपोर्ट पढ़ें आप या देखें, उसमें डायग्राम्स और मतलब इतनी कलरफुल और इतनी कॉस्मेटिक्स है उसके अंदर कि आप रियल इश्यूज को बेसिकली आपको नजर ही नहीं आते कि वो रियल इश्यूज जो हैं उसका सोल्यूशन क्या है। तो देर आर वेरी बेसिक इश्यूज एंड वेरी बेसिक सॉल्यूशंस एज वेल फॉर रिजॉल्विंग अवर प्रॉब्लम्स। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पे एक जो रिवाज है वो ये है कि कमेटीज बनाएं और उसकी रिपोर्ट आएगी, 2 महीने बाद फिर इस कमेटी के ऊपर बहस होगी, फिर वो 3 महीने के बाद कोई और चीज़ आ जाएगी, फिर 6 महीने बाद कोई और चीज़ आ जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो हैं रिटन ऑन द वॉल हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की ज़रूरत है, ना मैकेंजी की ज़रूरत है, ना IMF की रिपोर्ट की ज़रूरत है। इश्यूज़ आर वेरी सिंपल, वेरी आइडेंटिफाइड। अब मैं रिसेंट एग्जाम्पल में आपको देता हूँ। प्रोविंसेस के अंदर हमने जो अभी इस साल सारे प्रोविंशियल लॉ ने अपनी सारा जो टैक्स रिजीम है वो पूरी, उन्होंने कहा कि नेगेटिव लिस्ट पे चले गए, यानी हर चीज़ टैक्सेबल है सिवाय वो। अब उनको आइडियली उनको एक टैरिफ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। अब सिंध ने अपना एक CPC स्ट्रक्चर बना दिया, पंजाब अलग चल रहा है, KP अलग चल रहा है। अब ये चीज़ें हमने 4 साल पहले मैंने खुद बना के आई कैप के प्लेटफॉर्म से हमने उनको बना के दिया था कि ये आपका टैरिफ शेड्यूल है, आप इसी को फॉलो करें सो दैट के पूरे मुल्क में टैरिफ स्ट्रक्चर तो कम से कम एक को टैक्स रेट आप अलग कर सकते हैं, किसको टैक्स करना है वो अलग कर सकते हैं, मगर कोडिंग सिस्टम तो कम से कम एक कर लें। अभी 25 की रिपोर्ट, इसमें IMF ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये अभी 25 में इन्होंने सारे प्रोविंसेस ने प्रोविंशियल लॉज पास किए। तो ये इसके अंदर कोई हार्मनी नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप सर्विसेज सेक्टर के टैक्स पेयर से आप बात करें,
उनके लिए अजाब है प्रोविंशियल। अगर वो सर्विस सेक्टर चारों प्रोविंसेस में काम करता है, उस जी। प्रोविंशियल लॉज की कंप्लायंस इज अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन। तो ये ये जो हम इतने डिजिटल गवर्नमेंट। डिसजॉइंटेड और इतने तितर बितर जी निज़ाम बिल्कुल। है क्या, जैसे जिसके लिए आपने बड़ा मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पूरे सर्विस सेक्टर के लिए नाइटमेयर है, डरावना ख्वाब है जी पाकिस्तान में बिजनेस करना और कुछ करना। हालांकि तमाम दुनिया ने इसका इलाज ढूंढा है ना आसिफ भाई। अभी ये चीज़ें तो इंडिया में भी थी, इसी तरह की डिसजॉइंटेड निज़ाम था, ये सारा कुछ था। उन्होंने उसको यूनिफाइड किया है, जीएसटी को कम किया है, ये तमाम चीज़ें की हैं। और ज़ाहिर है कि इंडियन इकॉनमी किस जगह पे पहुंच गई है। तो ये सारे प्रॉब्लम वहाँ पर भी थे और कंट्रीज़ ने उसको रिफॉर्म किया है और उसको इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो गई है, डिजिटाइज हो गई है। और ये तमाम ये जो मसले हैं स्टेट्स के अलग अलग मसले, वो भी रिजॉल्व हो गए हैं। हम चाहें तो उस टेम्पलेट को ही कॉपी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब जैसे मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगा, प्रोविंसेस ने रेस्टोरेंट्स को इंटीग्रेट कर लिया है, बट जो मशीन रेस्टोरेंट पे लगी हुई है मगर वो आज़िम सिर्फ भाई आपने बड़ी प्रोविंशियल। इंपॉर्टेंट बात की। बस मैं कहूँगा कि लाहौर में अगर आदमी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है, वो उसकी 5% वो देता है, उसकी जान छूट जाती है। सिंध में खा रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी तो एक अजाब है उसके लिए। इसी मुल्क के अंदर पंजाब में जाके आप कार्ड अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 5% आराम से मिलके आप साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर आपको वो भी नहीं है और उससे भी जो 5% तो भूल जाए, एक मुसीबत है अगर आप कार्ड से पेमेंट करें और उसका जो जायज़ हक़ है आप मांगें। नहीं, वो बिल्कुल एक ये एक प्रॉब्लम नंबर वन है। मगर जो बेसिक जो बड़ा प्रॉब्लम जिसकी जी। मैं निशानदेही कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअली रीजन है डिसकनेक्शन जो आइडेंटिफाई करा, वही मशीन सिर्फ प्रोविंसेस के रेवेन्यू को जो है वो कैप्चर कर रही है। वो मशीन का तार जो है वो एफबीआर की मशीन से क्यों नहीं जुड़ा हुआ? ओह। मतलब जो रेस्टोरेंट ने प्रोविंशियल टैक्स देना है, उस रेस्टोरेंट ने अपनी आमदनी पे एफबीआर को इनकम टैक्स भी तो देना है ना। जी। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप सर्विसेज सेक्टर के अंदर आप एजुकेशन में चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चले जाएं, आप बेइंतहा ऐसे एरिया प्रोविंसेस अपनी पॉलिसी स्ट्रक्चर के अंदर और उसके अंदर वो इन्फोर्समेंट कर रहा है, जिसमें वो ना एफबीआर को से बात कर रहा है, ना एफबीआर जो काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या रियल एस्टेट सेक्टर में, उसका बड़ा ताल्लुक जो है वो प्रोविंशियल टैक्सेस के साथ भी है। प्रोविंशियल टैक्सेस में सेल्स टैक्स भी है, स्टैम्प ड्यूटी भी है, और आपके जो बाकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेस है। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक सेक्टर है रियल एस्टेट का या कंस्ट्रक्शन का या प्रॉपर्टीज का। ये वो सेक्टर है जिसमें एफबीआर और प्रोविंसेस को मिल के आइडेंटिफाई करते हैं कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसमें प्रोविंशियल टैक्सेस भी कलेक्ट हो सकते हैं और इनकम टैक्स भी कलेक्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि ये एक सिस्टम हो जहां पे एफबीआर और प्रोविंसेस के अपने एक ही सिस्टम के अंदर जो है वो रेवेन्यूज को कैप्चर किया जा रहा है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर किया जाओ। उस एक सिस्टम से प्रोविंसेस और फेडरेशन दोनों पे टैक्सेस फ्लो कर सकते हैं। बट आप मुझे बता दें कहाँ इनका इसके अंदर जॉइंट एफर्ट नजर आ रही है? तो ये खर्चों के लिए तो बैठ जाते हैं, मगर रेवेन्यू जनरेशन और ये सब चीजों के लिए आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ विल। बिसाइड्स आई कांट से एनीथिंग मोर। तो ये लैक ऑफ विल तो किसी एक इदारे की लैक ऑफ विल से तो काम नहीं चल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आईएमएफ ने ये कहा है कि इस कदर करप्शन, इस कदर मिसमैनेजमेंट, इस कदर निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है कि ये पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है कम से कम 6.5% इसको खा जाती है, तो ये तो पूरे रियासत ही इसकी ज़िम्मेदार है ना। एक इदारा तो नहीं, ये इसका मतलब है पूरी रियासत ज़िम्मेदार इस केस की मुलजिम है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसलिए कि जो इसमें मतलब हम सोसाइटी का अपना भी एक माइंडसेट है कि टैक्स ना देने का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे आप टैक्स रेट कम भी कर देंगे ना, इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है, या शायद हमारी सोसाइटी के अंदर जो माइंडसेट है कि हमने अपनी ज़िंदगी अपने निज़ाम को खुद चलाना है, हमने ये टैक्स का निज़ाम ही शायद गैर इस्लामी है, या फॉर सम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन दैट नॉट टू पे द टैक्सेस। तो ये पूरा एक सिस्टम है, सोसाइटी और गवर्नेंस और गवर्नमेंट, ये सारा निज़ाम मिल के जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ हारून, टैक्स उमूर के पाकिस्तान के मुमताज़ मुस्तनद माहिर, पार्टनर एएफ फर्गुसन हमारे साथ थे। आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हर पाकिस्तानी जानता है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़बर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने बाकायदा कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन
आसमान को छू रही है और इसके नतीजे में पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार को तकरीबन 6.5% का नुकसान है। पाकिस्तान की मईशत फले फूले बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की करे अगर पाकिस्तान में करप्शन और ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शफाफियत नहीं है गवर्नमेंट के निज़ाम में, अगर ये ख़त्म हो जाए।